आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी के ट्यूटोरियल क्लास में। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं, फ्लाइंग टेरर इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है ड्रोन टेक्नोलॉजी पे, कैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी आतंकवादी संगठनों के हाथ में लगने से, दहशतगर्दों के हाथ में लगने से दुनिया भर की सरकारों की नाक में दम हो गया है और क्या इसका फ्यूचर होने वाला है, क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंगली लिखा हुआ आर्टिकल है और पढ़ेंगे हम टॉपर्स के अंदाज में। कैसे पढ़ना है, हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद उसकी ग्रामर को, उसकी वोकैबुलरी को, स्ट्रक्चर को अलग से लेकर के समझेंगे। ये सारी जो स्ट्रक्चर, सारी जो ग्रामर वोकैब आप सीखेंगे, यू विल अप्लाई ऑन दिस क्लोज टेस्ट। 5 क्वेश्चंस हैं जो आप सीखने वाले हो, उन्हीं पे बेस्ड है। पहले आप एक खुद से ट्राई दे करके देख लो, वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन लाइव करेंगे, आपको पता लगेगा आपने कितना सीखा। चलिए शुरू करें। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं मोटिवेशन, यही तुम्हारा मोटिवेशन है ना। पौना घंटा तुम इन्वेस्ट करो किसी काम में और पौने घंटे बाद उसमें से क्वेश्चन को सोल्व कर लो, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। इसी को अपना मोटिवेशन बना करके आगे बढ़ें। शुरू करें। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे फ्लाइंग टेरर। देखिए, फ्लाइंग का मतलब है उड़ता हुआ, टेरर का मतलब है डर या दहशत। कह रहा है उड़ती हुई दहशत, उड़ता हुआ डर, और बात कर रहा है ऑन ड्रोन अटैक्स, ड्रोन से होने वाले हमलों की। ड्रोन क्या होते हैं? अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, ऐसे व्हीकल्स जिनको कोई इंसान नहीं चला रहा होता और आप इनको दुश्मन की टेरिटरी में छोड़ देते हो, रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करते हो और जहाँ इच्छा होती है बम फोड़ देते हो, है ना। ये कहलाते हैं ड्रोन्स। यहाँ पे फ्लाइंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हमने यूज़ किया है। चलिए अब इसको डिटेल में देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है इसके टाइटल पैराग्राफ से। ज़रूर से वीडियो को एक लाइक और एक शेयर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लोगे, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मन से बनाया हुआ है। मन से ही सीखो और मन से ही स्प्रेड करो आगे, है ना। कह रहा है इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज़ अ मस्ट इन कॉम्बैटिंग न्यू मॉडल्स ऑफ टेरर अटैक्स। कह रहे इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है ना, दुनिया भर का जो सहयोग है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वो है एक मस्ट। मस्ट को भी हम देखेंगे डिटेल में, कैसे नाउन बन जाता है, कैसे एडजेक्टिव बनता है। कह रहे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, एक मस्ट है, जिसके बिना काम चलेगा नहीं। और किस काम में? कॉम्बैट करने में, लड़ने में, सामना करने में, नए मोड्स का, नए डिज़ाइन का, जो है टेरर अटैक्स का, आतंकवादी हमलों का। तो आजकल आतंकवादी हमले नए तरीके से हो रहे हैं ड्रोन के जरिए। अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं दिखाया हमने तो आतंकवादी ड्रोन के जरिए सारी दुनिया की नाक में दम कर सकते हैं आने वाले टाइम में। कोऑपरेशन की वर्ब है इज, सब्जेक्ट मिलेगा ब्लू कलर में, वर्ब मिलेगी इस कलर में, पूरे आर्टिकल की मिलेगी, हर सेंटेंस की मिलेगी। 10 दिन सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर लो, उसके बाद ये नेचुरली आपको आने लगेंगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्काई रॉकेट हो जाएगी। अब देखने वाली चीज़ क्या? मस्ट। देखो, आपने आज तक देखा है मस्ट को एक वर्ब फॉर्म में, हेल्पिंग वर्ब, है ना। ही मस्ट गो नाउ, उसको अब जाना चाहिए। अब देखो, मस्ट हेल्पिंग वर्ब होने के साथ में नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। मस्ट जब नाउन बन जाए इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है। एडजेक्टिव फॉर्म में भी यही काम करता है और वर्ब फॉर्म में भी ज़रूरी की बात जो है करता है। जैसे ही मस्ट गो नाउ, बहुत ज़रूरी है उसका जाना अभी के अभी, उसको अभी जाना ही चाहिए। दिस मूवी इज़ मस्ट वॉचिंग, यहाँ पे वॉचिंग नाम के जीरन के लिए मस्ट नाम का एक एडजेक्टिव आया है। ये मूवी ज़रूर ही देखने वाली है ना। मस्ट का मतलब ज़रूरी। और मास्क आर अ मस्ट टू अवॉइड इन्फेक्शन। मास्क एक ज़रूरी चीज़ है इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए। जब मस्ट के आगे ए या एन लग जाए, बीच में कोई एडवर्ब हो तो एन भी आ सकता है, इसका मतलब है मस्ट को हम नाउन फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, नेसेसरी की बात कर रहे हैं, ज़रूरी की। चलिए अब वक्त हो गया अपने वोकैब शीट का। आज के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अलग लेकर के हम समझ लेते हैं ताकि आर्टिकल पढ़ते हुए हमें डिटेल में पता हो हर वर्ड के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा। आज की हमारी वीडियो के स्पॉन्सर है टेक्स्टबुक.com। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्टबुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये अपनी वोकैबुलरी शीट है, 4-4, 5-5 करके रोज़ नए वर्ड्स को हम सीख रहे हैं। पिछले वर्ड्स भी आपको इस शीट में मिल जाएंगे, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में है ना। रोज़ अपनी रेगुलरिटी बनाए रखो, नए वर्ड्स को मिस मत करो। आज के अपने 4 जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, रिडंडेंट, सैबोटाज,
प्रोलिफरेशन और पैट्रोनाइज। देखो रिडंडेंट जो है ना, इसका मतलब होता है नीडलेस या यूजलेस। इंग्लिश में कॉन्सेप्ट भी होता है एरर्स ऑफ रिडंडेंसी। ये कॉन्सेप्ट मैं आज आपको एडिटोरियल में करवाऊंगा भी, वहाँ पे भी रिडंडेंसी नाम का नाउन यूज हुआ है, रिडंडेंट से रिलेटेड है वो। रिडंडेंट का मतलब होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा हो, नीडलेस हो, गैर ज़रूरी हो या यूजलेस हो। समझ गए मेरी बात को। द प्रेजेंटेशन वॉज बोरिंग एंड फुल ऑफ रिडंडेंट डिटेल्स। प्रेजेंटेशन बोरिंग भी थी और प्रेजेंटेशन फुल ऑफ गैर ज़रूरी डिटेल्स से भी थी। आपने प्रेजेंटेशन में इतनी गैर ज़रूरी चीज़ें डाली हुई थी कि प्रेजेंटेशन सबको बोरिंग लगने लगी। समझ गए ना। रिडंडेंट वही होता है ज़रूरत से ज़्यादा हो, जिसकी कोई ज़रूरत ना हो। इसको आप एक्स्ट्रा बोल दो, रेपिटिशियस बोल दो, सरप्लस बोल दो, सब के सब ज़रूरत से ज़्यादा को बताते हैं, तीनों के तीनों वर्ड्स। अगला वर्ड है अपना सैबोटाज। इसके दो मीनिंग होते हैं, या तो डेलिबरेटली प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ करके, है ना, अपने पूरे मन से और इच्छा के साथ, और या फिर डेलिबरेटली किसी के प्लान या वर्क में अपने रोड़े फंसाना, जो है ना, किसी के प्लान या वर्क को रोकना। दोनों ही काम बताता है सैबोटाज नाम का वर्ड। ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। द प्रोटेस्टर्स ट्राई टू सैबोटाइज इलेक्ट्रिक सप्लाई। प्रोटेस्टर्स ने ट्राई किया, कोशिश किया कि वो सैबोटाज करें इलेक्ट्रिक सप्लाई को। इन्होंने इलेक्ट्रिक सप्लाई के जो खंबे वंबे तारे थी उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कर दिया प्रोटेस्टर्स ने। इन्होंने सोचा कि चलो लोगों के घरों की बिजलियाँ कटवा देते हैं, है ना, सैबोटाज कर दिया। और वैसे ही हर कोलीग्स आर ट्राइंग टू सैबोटाइज हर प्लान्स। उसके जो कोलीग्स हैं, जो सहकर्मी हैं, वो ट्राई कर रहे हैं उसके प्लान्स को सैबोटाज करने के। उसका छुट्टी लेने का मन है, लेकिन कोलीग्स ने पहले ही उसको जो है फंसा दिया इस तरीके से कि वो छुट्टी ना ले सके। सैबोटाज किसी के प्लान और वर्क को करेंगे तो उसके प्लान और वर्क में आप फंसाएंगे रोड़े। अब इसी के सिनोनिम में डिस्ट्रॉय करने के होते हैं वेंडलाइज, हैम्पर या ऑब्स्ट्रक्ट, और किसी के रोड़े फंसाने को हम बोलते हैं टू पुट स्पोक इन समवंस व्हील। ये एक इडियम होती है, किसी के टायर के अंदर स्पोक घुसा देना, छड़ी घुसा देना, ताकि उसका टायर जो है रुक जाए, है ना, काम जो है फंस जाए। अगला वर्ड है प्रोलिफरेशन। ये एक नाउन होता है, इसकी वर्ब फॉर्म है प्रोलिफरेट। इसका मतलब होता है या तो किसी चीज़ की डेवलपमेंट होना या डेवलपमेंट होने के बाद ग्रोथ या इंक्रीज होना। मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। दिस पास्ट डेकेड सॉ अ मैसिव प्रोलिफरेशन ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। पिछले दशक ने देखा एक बहुत बड़े विकास को, प्रोलिफरेशन को, डेवलपमेंट को या ग्रोथ को ऑनलाइन सर्विसेज की। पिछले 10 सालों में हमने अपना मोस्टली जो है परचेज जो है वो ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है। प्रोलिफरेशन ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज हो रहा है पिछले 10 साल से। तो इस तरीके से वर्ड जो है प्रोलिफरेशन को यूज़ करेंगे। लास्ट वर्ड है पैट्रोनाइज। इसके दो मीनिंग है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। देखो नेगेटिव मीनिंग होता है, पहले पॉजिटिव वाला समझ लो। चलो, किसी को सपोर्ट करना या प्रमोट करना। जैसे एक दुकानदार है, आप उसके रेगुलर कस्टमर हैं, आप उसको सपोर्ट करते हैं तो आप पैट्रोनाइज करते हैं, ये भी इसका मीनिंग हो गया। और या फिर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई यार है, रिश्तेदार है ना, भाई है, जिसको आप फुल सपोर्ट देते हो, पैसे का सपोर्ट देते हो, वैसे सपोर्ट देते हो, तो भी आप उसको पैट्रोनाइज करते हो। ये दोनों के दोनों ही जो हैं पॉजिटिव वाले मीनिंग को बताते हैं। मैं यूज़ करके दिखाता हूँ, फिर नेगेटिव वाला देखना। द यूएसए पैट्रोनाइजेस द यूनाइटेड नेशंस। अमेरिका जो है पैट्रोनाइज करता है, सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है संयुक्त राष्ट्र संघ को, यूनाइटेड नेशंस को। समझ गए। और वैसे वी पैट्रोनाइज द नियर बाई किराना स्टोर फॉर डेकेड्स। हम रेगुलर कस्टमर हैं, पैट्रोनाइज करते हैं नज़दीकी किराना स्टोर को कई डेकेड से, कई दशकों से। तो हम उसी से ही माल लेते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, कई डेकेड से। अब देखो इसका नेगेटिव वाला मीनिंग, पॉजिटिव से ही बनेगा। मान लो ये किराना स्टोर वाला, आप जिसके कस्टमर हो, रेगुलर कस्टमर, ये आप इसको सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आपके घर का एक रिश्तेदार है, आपका कोई भाई है, आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है, दोस्त है, जिसकी आप बहुत केयर करो, लेकिन वो चाहे नहीं आपसे केयर करवाना, वो आपको ये बोले कि आप मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो, आप मेरे माई बाप मत बनो, आप मुझसे बड़े मत बनो, स्टॉप पैट्रोनाइजिंग मी। तो किसी पर्सन को जिसको आप पैट्रोनाइज कर रहे हैं, आप उसको एक तरह से डिमीनिंग वे में भी ट्रीट करते हैं, है ना। आप उसको ये बताते हैं कि देखो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर बैठा हूँ, मैं तुम्हें बताऊँगा वही तुम करोगे। तो ये होता है इसका नेगेटिव वाला मीनिंग। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट men need to stop patronizing women। फेमिनिस्ट लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि आदमियों को रोक देना होगा औरतों को पैट्रोनाइज करना। आदमी औरतों के माई बाप ना बने, आदमी औरतों को ना बताएं उनको क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, कैसे जाना है, कैसे आना है, ये औरतें खुद देखेंगी, है ना। तो ये पैट्रोनाइज किसी के लिए नेगेटिव वे में भी यूज़ हो सकता है, जो आदमी आपके सपोर्ट को ना चाहता हो वहाँ पे। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे। पॉजिटिव बातों के लिए सपोर्ट या स्पॉन्सर, नेगेटिव बात के लिए कॉन्डिसेंट, किसी का कॉन्डिसेंट, किसी का जो है वही माई बाप बनने की कोशिश करना, कॉन्डिसेंट करना। चलिए समरी टाइम, आपको पता लगे किस बारे में लिखा हुआ है। थोड़ा सा शोर आ रहा होगा आपको, पड़ोस से काम चल रहा है, और इनको पता नहीं कैसे पता लग जाता है मैं रिकॉर्डिंग करने बैठा हूँ। जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना तभी ये काम करते हैं शुरू। चलो समरी मैं आपको दे देता हूँ। समरी ये है ड्रोन्स एंड ड्रोन्स, आप जानते हो है ना, शादियों में भी उड़ते हैं आजकल ड्रोन्स कैमरा लेकर के।
अब वो ड्रोन्स आ गए हैं आतंकवादियों के हाथ में। पहले तो आतंकवादी क्या होते थे, 9/11 में जैसे प्लेन लेकर के, पैसेंजर प्लेन, उसको जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुसा दिया, ऐसे काम करते थे। अब वो करने की इनको ज़रूरत बची नहीं है, ये रिमोट कंट्रोल लेकर के घर से बैठ करके दुश्मन के यहाँ हमला कर देते हैं। अब हुआ क्या, हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये ड्रोन्स जो है ना, ड्रोन्स ये सारे अपना डिफेंस इक्विपमेंट है, इसके सामने जो है कमज़ोर है, क्योंकि ड्रोन्स को पकड़ना ही बहुत मुश्किल होता है, छोटा सा ही होता है। दूसरा, इसमें कोई आतंकवादी बैठा भी नहीं होता, आपके हाथ में भी कोई नहीं आएगा। तो इसका एक ही इलाज है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करो, सारी कंट्रीज़ मिल करके टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करो इस तरह की जो ड्रोन्स को काउंटर करें। अब यहाँ पे बंटने की ज़रूरत नहीं है, आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आतंकवादियों के हाथ में ड्रोन आ चुके हैं। अगर हमने इनसे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं किया तो आने वाले कई सालों में नाक में दम कर देंगे आतंकवादी। बस यही आज इसकी समरी है। 2 टोन्स हैं, पहली टोन आपको मिलेगी इसके टाइटल से ही, फ्लाइंग टेरर, टेरराइज्ड है, कंसर्न्ड है, डरा हुआ है, बहुत जो है ना डर का जो है माहौल बना रहा है ये आर्टिकल। दूसरा, यहाँ पे सोल्यूशन को बता रहा है, तो इसकी टोन को आप बोल सकते हैं रैशनल या लॉजिकल। सोल्यूशन क्या है कि आप कोऑपरेशन करो। तो इस तरीके से आपको टाइटल से ही टोन्स मिलती हैं जनरली किसी भी आर्टिकल की, है ना। डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन मैं आज आपको दिखा देता हूँ। Should India invest more funds in acquiring defense equipment to counter the threat of drone attacks from Pak and China? क्या इंडिया को और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एक्वायर करने में डिफेंस इक्विपमेंट को, ताकि चाइना और पाक से ड्रोन अटैक्स की जो थ्रेट है उसको काउंटर कर सके, उसका जवाब दे सके। अब इसका जवाब आपको देना है 3 सेंटेंस में, लेकिन इस फैक्ट को कंसीडर करते हुए कि इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है और हमें बहुत ज़रूरत है हेल्थ, एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैसा डालने की। तो क्या यहाँ से पैसा खींच करके अभी पाक और चाइना की थ्रेट को देखते हुए ड्रोन्स में ज़्यादा पैसा लगाएं या ना लगाएं? आप जवाब करेंगे 3 सेंटेंस में, मैं भी करता हूँ। रोज़ लिखने की कोशिश करो और मेरा जवाब भी पढ़ा करो, बाकी लोगों के भी पढ़ा करो, है ना। फर्स्ट कमेंट में मेरा आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेगा इसी वीडियो के। चलिए शुरू कर लें। हाँ, कर द यूज़ ऑफ ड्रोन्स टू अटैक an Indian Air Force base in Jammu on June 27-28 brought to the fore a troubling, though not unanticipated, new mode of terrorism for the country। कह रहे जो यूज़ है, जो इस्तेमाल है किसका, भाई ड्रोन्स का, और किस काम के लिए, अटैक करने के लिए, और किस पे, इंडियन एयरफोर्स के बेस पे, और कहाँ पे, जम्मू में। अच्छा, काम ये कब हुआ, ऑन लगा के बता रहा है जून 27 और 28 को। कह रहा है ये जो यूज़ है ना, ये जो इस्तेमाल है, और कैसा इस्तेमाल, इस टाइप का। कह रहा है ये जो इस्तेमाल है ये ब्रॉड कर गया, ये ले आया टू द फोर, सबके सामने, टू द फोर। और किसके सामने लाया, क्या चीज़ लाया, एक बहुत ही ट्रबल करने वाले, हालांकि ऐसी चीज़ जो अनएंटिसिपेटेड नहीं थी। ट्रबल करने वाली तो है, परेशान करने वाली तो है, लेकिन ऐसी नहीं है जिसकी हमने एंटिसिपेशन या आशा ना की हो। अच्छा, वो चीज़ है एक नया मोड, एक नया डिज़ाइन, एक नया तरीका दहशतगर्दी का, आतंकवाद का, टेररिज्म का हमारे देश के लिए। तो कह रहा है इस्तेमाल जो है ड्रोन्स का अटैक करने के लिए इंडियन आर्मी की एयरफोर्स बेस पे जम्मू के अंदर 27-28 जून की रात को ये तरीका ले आया है सबके सामने, एक ट्रबल करने वाला, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो हमने आशा की हुई थी, है ना, एंटिसिपेटेड ऑलरेडी था। ये था एक नया तरीका दहशतगर्दी फैलाने का हमारे देश के अंदर फॉर द कंट्री। समझ गए सेंटेंस को। अब देखो ये सिंपल सेंटेंस बन गया होगा जब पीस बाय पीस आपने पढ़ा होगा। यूज़ आपका सब्जेक्ट है, इस्तेमाल बोलते हैं इसको हिंदी में, ब्रॉड इसकी वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब ब्लू और पिंक कलर में। ड्रोन आप जान गए हैं क्या होता है, टू द फोर। देखिए फोर वर्ड का मतलब होता है फ्रंट, सामने। जब कोई चीज़ ब्रिंग टू द फोर होती है, टू द फोर आती है, तो मतलब आप उसको सबके सामने ले आए हो, फोकस में आ गई है वो चीज़, अब उस चीज़ को सब लोग देख सकते हैं ना। ब्रिंग टू द फोर, इसका मीनिंग यही होता है। एंटीसिपेट हर वो चीज़ है जिसको आपने पहले से डर, जिसका डर बना हो आपके मन में, या जिसको आप गैस करके बैठे हो, या जिसको आपने एक्सपेक्ट किया हो। जैसे आपका एग्ज़ाम है ना, ख़राब गया है, आपने एंटीसिपेट किया हुआ है कि मेरा जो है आज इस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है, मतलब मैं फेल हो जाऊंगा। तो ये आपका एंटीसिपेशन है, आपका डर भी है, आपका गैस भी है, और आपकी आशा भी है, एक्सपेक्टेशन भी है। इसी को कहते हैं एंटीसिपेट। इसी का ही हमने अनएंटीसिपेटेड बना दिया, ऐसी चीज़ जिसकी आशा हमें ना हो, जिसका डर हमें ना हो। तो ड्रोन ऐसी चीज़ नहीं है, इनकी एंटीसिपेशन हमने पहले से की हुई थी। बढ़े आगे। अटैक एक ऐसी वर्ब है, अपने बाद कभी प्रेपोजिशन नहीं लेगी, लेकिन ये टू अटैक अगर वर्ब ना होता, नाउन होता, तो नाउन के बाद में, अटैक के बाद में ऑन प्रेपोजिशन लगाना जरूरी होता। कर दो देयर वर नो कैजुअलिटीज एट द बेस, द फैक्ट दैट देयर वर एटलीस्ट 2 more subsequent attempts to use drones to attack military targets points to the future of terrorism। कह रहा है हालांकि कोई कैजुअलिटीज़ नहीं थी, देयर वर नो कैजुअलिटीज़, और कहाँ पे, एट द बेस, हमारे आर्मी बेस पे। कह रहा है हालांकि नहीं थी, फिर भी ये जो फैक्ट है ना, ये जो तथ्य है, ये जो स्टेटमेंट है, दैट ये कि देयर वर, वहाँ थे कम से कम 2 और सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट,
एक के बाद एक अटैम्प्ट, है ना, पहला हुआ फिर दो और हुए, मतलब दूसरा और तीसरा फिर से हुआ। और कौन से अटैम्प्ट से? यूज़ करने वाले ड्रोन्स को अटैक करने के लिए मिलिट्री टारगेट्स को। कह रहा है ये जो फैक्ट है ना, ये वाला कि 2 अटैक और हुए, ये फैक्ट जो है पॉइंट करता है, इशारा करता है, और किसकी तरफ भाई? फ्यूचर ऑफ टेररिज्म की तरफ, आतंकवाद के भविष्य की तरफ। समझ गए? तो अब आतंकवादियों के हाथ में ड्रोन लग गया है और इसी से ही वो अपना गेम आगे खेलेंगे। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, 2 से शुरू हो रहा है, 2 के बाद में या तो कॉमा आता है या तो येट आता है। नेक्स्ट क्लोज के अंदर 2 एक ऐसी कंजंक्शन है, 2-3 दिन पहले ही कंजंक्शन करवाई है मैंने आपको, कोरिलेटिव। 2 के साथ में आप कॉमा को प्रेफर करें, येट लगाओ तो भी गलत नहीं है, लेकिन पुरानी अंग्रेजी में लगता था, आजकल हम येट का यूज़ 2 के साथ में नहीं करते हैं, तो इसने कॉमा लगा के छोड़ दिया है ना। वर्ब आपकी वर्ब है, कैजुअलिटी आपका सब्जेक्ट है, देयर से क्लोज शुरू हो रहा है। देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, देयर वाले क्लोज में जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद में रखा होगा। फैक्ट की वर्ब है पॉइंट्स टू, और इस वर्ब जो है ना, इस वर्ब को हमने वर्ब बनाना था, ये वर्ब का सब्जेक्ट है अटेम्प्ट्स, है ना, अटेम्प्ट्स की वर्ब है वर्ब। सबसिक्वेंट मतलब बाद में आना, सीक्वेंस में बाद में आने वाला। अब ये कैजुअलिटी वर्ड को देख लो, 2 वर्ड्स हैं हमारे पास, कैजुअलिटी और फैटेलिटी। कैजुअलिटी का मतलब होता है डेथ्स एंड इंजरीज, घायल और जो है मरे हुए मारे हुए सब लोग कैजुअलिटी का पार्ट होते हैं, लेकिन फैटेलिटी में सिर्फ डेथ आती हैं। समझ गए ना? तो इन दोनों वर्ड्स को कन्फ्यूजन मत रखना आपस में, कैजुअलिटी में इंजरीज भी शामिल होती हैं, ये याद रखना हमेशा। चलो, क्लोज टेस्ट में यूज़ होगा ये कॉन्सेप्ट। कह रहा द यूज़ ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या UAV, autonomous weapon systems and robotic soldiers by states in warfare and policing has raised moral and practical questions that remain unresolved। कह रहा है अगेन जो यूज़ है, जो इस्तेमाल है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का, ऐसे वाहनों का जो एरियल हैं, हवा में उड़ते हैं, और अनमैन्ड है जिनको आदमी नहीं उड़ाता है, उसके अंदर नहीं बैठा होता है। कह रहा है इस्तेमाल जो है ना रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स का, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम का, ऐसा वेपन सिस्टम जिसको आप चला करके छोड़ दो, अपने आप वो दुश्मन को देख लेगा, आने वाली मिसाइल को भी देख लेगा, ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है। और रोबोटिक सोल्जर्स, ऐसे सोल्जर्स जो रोबोट होते हैं, बस आप भीड़ में छोड़ दो, अपने आप जो है भीड़ में प्रोटेस्टर्स को भगा करके मार मार के भगा देंगे। कह रहे इस तरह का जो इस्तेमाल है ना मशीनों का, और किसके द्वारा? देशों के द्वारा। और किस काम में? वॉरफेयर में, लड़ाई में और पॉलिसिंग में, अपने देश की पॉलिसिंग में। कह रहा है इसने रेज कर दिया है मोरल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, इसने कई व्यवहारिक और नैतिक सवालों को उठा दिया है, वो सवाल दैट जो बने हुए हैं आज भी अनरिजोल्व, जिनका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। तो ये चीज़ें सरकारों के लिए तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये चीज़ें सिविलियंस के लिए बहुत ख़राब होती हैं। सरकार बस रोबोट आप पे छोड़ देगी, है ना, आपको रैली वैली निकाल रहे हो, रोबोट आपको मार मार करके जो आपकी रैली ख़त्म कर देंगे। समझ गए सेंटेंस को? चलो आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़। यूज़ की वर्ब है हैज़ रेज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। दैट की वर्ब है रिमेन, अनरिजॉल्व मतलब जिसका कोई जो सोल्यूशन ना निकला हो, अनसेटल्ड हो। अब इस रेज पे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट देखते जाओ। देखो 3 वर्ब्स हैं, राइज, रेज और अराइज। अगर आप अगले 5 मिनट ध्यान दोगे तो इन तीनों वर्ब में कहीं भी गलती नहीं करोगे। राइज का मतलब होता है उठना या बढ़ना, रेज का मतलब होता है उठाना या बढ़ाना। राइज में खुद उठते हो, खुद बढ़ते हो, रेज में उठाते हो किसी चीज़ को या आगे बढ़ाते हो, समझ गए ना, इंक्रीज लेकर के आते हो किसी दूसरी चीज़ में। अराइज का मतलब होता है एग्जिस्टेंस में आना, पैदा होना, इमर्ज होना, सबके सामने जो है, समझ गए ना, जो है उभर करके आना। अब ये तीनों वर्ब्स अलग हैं और इनकी फॉर्म्स भी ऐसी चलती हैं, राइज, रोज, रीजन, रेज, रेज्ड, रेज्ड, और अराइज और राइज एक तरह से हैं, अराइज, अरोज, अरीजन, समझ गए ना। तो ये इनकी वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है। इन क्वेश्चंस में हमें यूज़ करना है कहाँ पे कौन सी फॉर्म, जो फॉर्म है वर्ब की यूज़ होगी इस मीनिंग के हिसाब से। ध्यान रखना, राइज में खुद ही उठते हो, खुद ही बढ़ते हो, तो राइज वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से रेज एंड वर्ब का भी आपको कभी भी ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि रेज में किसी चीज़ को उठाया जाता है तो वो चीज़ ऑब्जेक्ट बन के जरूर आएगी वर्ब का, है ना, एक्टिव के अंदर। और अराइज में भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि आप खुद ही उभर करके आ रहे हो। वायलेंस इज राइजिंग, रेजिंग या अराइजिंग इन द मॉडर्न सोसाइटी। वायलेंस राइज हो रही है, रेज हो रही है, अराइज हो रही है हमारे मॉडर्न सोसाइटी में। जो भी वर्ब आप लगाओगे उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इन प्रेपोजिशन है। आप कहना चाह रहे हो या तो वायलेंस हमारे समाज में उभर रही है या वायलेंस हमारे समाज के अंदर बढ़ रही है। देखो उभरना यहाँ पे थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, वैसे हो सकता है रेजिंग तो नहीं आएगा, ये तो आपको पता लग गया, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। या तो लगाओगे राइजिंग या लगाओगे अराइजिंग। अराइजिंग का मतलब है हमारे समाज में जीरो वायलेंस थी, अब शुरू हो गई है होनी। राइजिंग का मतलब है थोड़ी बहुत थी, बढ़ गई है ना। दोनों के अपने ही मीनिंग है, दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो, अ न्यू प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज्ड वायलेंस
इज राइजिंग, रेजिंग या राइजिंग इन द मॉडर्न सोसाइटी। एक नई समस्या बढ़ी हुई हिंसा की, वायलेंस की, वो इन तीनों में से एक चीज़ हो रही है हमारे मॉडर्न सोसाइटी में। अगेन यहाँ पे रेजिंग नहीं आ सकता क्योंकि इन प्रेपोजिशन आ गई है, कोई भी वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं। रेज वर्ब एक्टिव में कभी भी बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आती, तो या तो राइजिंग लगाओगे या राइजिंग लगाओगे। अब ये बताओ क्वेश्चन खड़ा हो रहा है या क्वेश्चन इंक्रीज हो रहा है? भाई प्रॉब्लम जो है, समस्या जो है उभर करके आ रही है ना, इंक्रीज नहीं हो रही है, नई समस्या उभर करके आ रही है। तो प्रॉब्लम उभरने के लिए हम यूज़ करेंगे अराइजिंग को। अ न्यू प्रॉब्लम इज अराइजिंग इन द मॉडर्न सोसाइटी, द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज्ड वायलेंस। अब तीसरा देख लो, स्काई रॉकेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ रेजिंग या राइजिंग द इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस। यहाँ पे लगा दो हैज़ बिन, ठीक है। स्काई रॉकेट होती हुई, हवा में आसमान छूती हुई, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी है, वो इस काम को कर रही है और वो काम है इंस्टेंस को, वॉयलेंस के इंक्रीज करना। इंस्टेंस मतलब घटनाएं, हिंसा की घटनाओं को इंक्रीज करने का काम कर रही है। अब देखो ऑब्जेक्ट आ गया आपके पास, जो भी लगाओगे वो ऑब्जेक्ट वाली वर्ब होगी। टेंस भी कंटिन्यूस टेंस है आपका, मतलब एक्टिव में है, यहाँ पे यूज़ करोगे रेजिंग को, ठीक है। ऑब्जेक्ट देख लेना, ऑब्जेक्ट देखते ही आपको समझ में आ जाएगा क्या लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपका, अगर एक्टिव टेंस है तो रेज ही आएगा और फिर मीनिंग निकाल लेना। रेज का मतलब होता है बढ़ाना, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ा रही है वायलेंस के इंस्टेंसेस को, हिंसा की घटनाओं को। चलिए यही कॉन्सेप्ट है तीनों वर्ब्स का, आज के क्विज में यूज़ होगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार रिवाइज कर लेना अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो। कह रहा है नॉन स्टेट एक्टर्स हैव कॉट अप क्विकली। कह रहे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, अब देखो ये कौन होते हैं, इसका मतलब होता है आतंकवादी, जो कि किसी भी देश को सपोर्ट नहीं करते हैं। एक्चुअल में वो नॉन स्टेट होते हैं ना, बस आतंकवाद फैलाना उनका काम है। कह रहा है ऐसे आतंकवादी है ना, इन्होंने भी कॉट अप कर लिया है, ये भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। कॉट अप नाम की फ्रेजल वर्ब को देख लें, वैसे तो ये होती है कॉट अप विद, कैच अप विद, है ना। विद कब लगेगा कब नहीं लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले कैच अप विद देख लो, एडवांस्ड लेवल पे पहुंचना, किसी की बराबरी करना, उसी के लेवल पे आने की कोशिश करना। आई एम ट्राइंग टू कैच अप विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कैच अप विद करने की, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को अपग्रेड करने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो मैं टाइपराइटर चलाता था, अब मुझे पता लगा कंप्यूटर्स आ गए, विंडोज़ आ गई, ऑफिस आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करता हूँ मैं। तो इस तरीके से आई एम ट्राइंग टू कैच अप विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, समझ गए ना, कैच अप विथ। वैसे ही ट्रेडिशनल कार कंपनीज आर ट्राइंग टू कैच अप विद इलेक्ट्रिक कार कंपनीज बाय रिड्यूसिंग देयर कॉस्ट। जो ट्रेडिशनल कार कंपनियां हैं पेट्रोल डीजल वाली, वो कोशिश कर रही हैं एडवांस लेवल पे आने की, कैच अप विद करने की टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक कार कंपनियों के साथ। और कैसे कर रही हैं, रिड्यूस करके अपनी कॉस्ट को। तो वो अपनी कॉस्ट को कम कर रहे हैं कार की, ताकि टेस्ला के सामने हम टिक पाएँ, कैच अप विद कर पाएँ इलेक्ट्रिक कार कंपनीज के साथ। तो ऐसे ही यूज़ होता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हैव कॉट अप ठीक है, लेकिन विद कहाँ गया? अगर मैं इसको निकाल दूँ, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो इससे क्या बनेगा? सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आई एम ट्राइंग टू कैच अप। आपने पूछा, किसी ने आपसे पूछा भाई कंप्यूटर चलाना आता है, मैं बोल रहा हूँ आई एम ट्राइंग टू कैच अप। जब मैंने आपको बताया नहीं किस चीज़ से साथ कैचअप कर रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है अपने आप, है ना। यहाँ पे ड्रोन्स की बात हो रही है तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ कैचअप विद कर रहे हैं। जब मैंने आपको सेंटेंस में लिख के ही नहीं दिया मैं किस चीज़ के लेवल पे आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर विद मत घुसाया ना बिना बात, है ना। विद को बीच में मत फंसा के आना, इसीलिए यहाँ भी नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि जिससे वो कैचअप कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को इसके बाद में विद लगा करके हमें लिखना था। बढ़े आगे। कह रहा है 2018 Syrian rebels used home-made drones to attack Russian military bases in Syria. Later the same year, Venezuelan President Nicolas Maduro had a narrow escape after a drone flying towards him exploded a short distance away. कह रहे 2018 में सीरिया के जो रिबेल्स हैं, जो लड़ाक हैं, उन्होंने यूज़ किया घर बने हुए ड्रोन्स को अटैक करने के लिए रशिया के मिलिट्री बेसिस हैं जो सीरिया के अंदर हैं। और कह रहे लेटर बाद में उसी साल में 2018 के अंदर ही वेनेजुएल प्रेसिडेंट जो है मदुरो, इनके पास रहा एक, इन्होंने एक्सपीरियंस किया। हैव का मतलब होता है खाना पीना, एक्सपीरियंस करना या रखना। तो इन्होंने एक्सपीरियंस किया एक बहुत ही नैरो स्केप को, एक बहुत ही क्लोज शेप को, एक बहुत ही नज़दीकी जो है मामले को, जो था कब, एक ड्रोन का जो फ्लाई कर रहा था उनकी तरफ, और वो एक्सप्लोड हो गया थोड़ी सी डिस्टेंस के दूर, अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे। तो ऐसा भी 2018 में हो चुका है। दोनों काम 2018 के अंदर हुए थे, समझ गए। अब देखो सेंटेंस की स्ट्रक्चर। रिबेल्स की वर्ब है यूज्ड, प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो की वर्ब है हैड, नैरो स्केप का मतलब होता है क्लोज शेप, क्लोज कॉल। बस थोड़ी सी बचत हो जाती है ना, अपने बोलते हैं ना बचत हो गई, बस दोनों व्हीकल्स अभी जो है
आपस में भिड़ जाते, तो वो नैरो स्केप होता है। स्केप तो किया लेकिन बहुत ही नैरोली, बहुत ही नज़दीकी से। ये ड्रोन जो है ये एक्सप्लोड कर गया था, ड्रोन की वर्ब एक्सप्लोड, और ये वो ड्रोन है जो फ्लाई कर रहा था उसकी तरफ। फ्लाइंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ऐसे सेंटेंस बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे 19 हाउथी रिबेल्स क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बॉम्बिंग सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशंस यूजिंग ड्रोन्स। कह रहा है फिर 2019 में हाउथी के रिबेल्स जो हैं इन्होंने क्लेम किया रिस्पॉन्सिबिलिटी को बम से उड़ा देने की, बॉम्ब कर देने की, सऊदी अरब के ऑयल की इंस्टॉलेशन को, ऑयल की पाइपलाइन को, ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, और कैसे यूज़ करते हुए ड्रोन्स को। हाउथी रिबेल्स ने क्लेम किया इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बम से उड़ा देने की। तो ये बॉम्बिंग नाम का जो जीरेंड है इसी के लिए पार्टिसिपल आया यूजिंग नाम का वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कैसे बॉम्ब किया? यूज़ करते हुए ड्रोन्स को। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, बम करने का, बम से उड़ाने का, और ड्रोन्स को यूज़ करने का। समझ गए ना? वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन बनाती है। चलिए आगे बढ़े। कह रहे न्यू मॉडल्स ऑफ सैबोटाज एंड वायलेंस इनेबल्ड बाय टेक्नोलॉजी रिड्यूस कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर टेररिस्ट वाइल इंक्रीजिंग देयर एफिकेसी। अब ये बता रहा है कि 2 सालों में टेररिस्ट लोगों को क्या फ़ायदा लगा ड्रोन यूज़ करके। कह रहा है ये जो नया मॉडल है ना, जो नया जो डिज़ाइन है, जो पैटर्न है सैबोटाज करने का। सैबोटाज आपने देख लिया ना, किसी के काम में रोड़े फंसाना या पब्लिक जो है प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना। कह रहा है नया मॉडल जो आया है जानबूझ करके डिस्ट्रक्शन लाने का, और वायलेंस होती है हिंसा। और ये कौन सी चीज़ें हैं दोनों की दोनों? जो इनेबल्ड हैं, जिनको ताकत मिली है टेक्नोलॉजी के जरिए, है ना, तकनीक के जरिए। कह रहा है ऐसे जो मॉडल्स हैं इस प्रकार के, ये रिड्यूस करते हैं कॉस्ट को, कीमत को, और उस रिस्क को, उस जोखिम को जो है पकड़े जाने का, आइडेंटिफिकेशन का इन दहशतगर्दों के लिए। अच्छा ये काम कैसे करते हैं? जब ये रिड्यूस कर रहे होते हैं ये तभी उसी वक्त इंक्रीज़ भी करते हैं उनकी एफिकेसी को, उनकी प्रभाव को, उनकी असर जो है असरदार होने की क्वालिटी को। तो नया मॉडल अब ऐसा ही है, रिमोट कंट्रोल से सारा काम करो, घर बैठे करो, आपको कोई पकड़ भी ना पाए, पैसा भी कम लगे, और आप जो है अपने टारगेट को असरदार तरीके से उड़ा भी सको। ये काम करवा रहा है ड्रोन। मॉडल्स की वर्ब है रिड्यूस, इंक्रीजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। रिड्यूस के साथ में बता रही है आपको दूसरा काम क्या हो रहा है। सैबोटाज आप देख चुके हैं, इनेबल्ड एक एडजेक्टिव है। सैबोटाज और वायलेंस वो वाले जो इनेबल्ड है बाय टेक्नोलॉजी, जिनको ताकत मिली है, इनेबल हुए हैं टेक्नोलॉजी के जरिए। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव काम कर रही है। बढ़े आगे। कह रहा साइमल्टेनियसली सिक्योरिटी एजेंसीज वुड फाइंड कन्वेंशनल टूल्स रिडंडेंट इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म। कह रहे साइमल्टेनियसली साथ ही साथ जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, दुनिया भर की सुरक्षा की एजेंसियां हैं, वो पाएंगी कन्वेंशनल टूल्स को, परंपरागत तरीकों को बहुत ही रिडंडेंट, बहुत ही यूजलेस। रिडंडेंट आप जानते हैं ना, अभी समझाया मैंने आपको, यूजलेस। और किसमें? कॉम्बैट करने में, सामना करने में आतंकवाद का, टेररिज्म का। तो इसी के साथ साथ हमारे पास ड्रोन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। कैसे ड्रोन को उड़ाएं, कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं। जो टूल्स हैं वो रिडंडेंट है, यूजलेस हैं। मिसाइल के काम आते हैं, ड्रोन के काम नहीं आते। समझ गए? एजेंसीज की वर्ब है वुड फाइंड, रिडंडेंट मैंने आपको बताया था। एरर्स ऑफ रिडंडेंसी इंग्लिश में क्वेश्चन भी होता है, एक कॉन्सेप्ट भी होता है, मैं आपको सिखा देता हूँ फटाफट से। देखो इंग्लिश में कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिनके बाद में या पहले आपको दूसरा फ्रेज ऐड करते हो तो एरर हो जाती है, सेंटेंस जो है इंप्रूव करना पड़ेगा आपको। जैसे गिफ्ट है, उसके पहले फ्री ना लगाएं। गिफ्ट वही है जो फ्री होता है। किसी ने गिफ्ट देके पैसे ले लिए आपसे तो आप गिफ्ट थोड़ा मानोगे उसको। फैक्ट वही होता है जो ट्रू होता है, जो ट्रू नहीं है वो फैक्ट नहीं है। तो फैक्ट के आगे कभी भी ट्रू को ऐड ना करें। अगर आपने ऐड कर दिया तो फांसी नहीं लगेगी, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि अगर आपको ट्रू फैक्ट लिखा हुआ मिले कहीं पे भी तो आप ट्रू को एरर मार्क करें या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ट्रू को रिमूव करें। समझ गए ना? ट्रू फैक्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको, गलत नहीं है, लेकिन लॉजिकली ट्रू के फैक्ट के आगे ट्रू नहीं आना चाहिए। ये एरर ऑफ रिडंडेंसी होती है। वैसे ही सडन क्राइसिस, अरे वही क्राइसिस है जो सडन में आए, अगर आपको बता कर के आए तो वो कोई क्राइसिस नहीं है। रिटर्न के बाद बैक ही होते हो, तो रिटर्न के बाद में कभी भी बैक ना लगाएं। रिटर्न का मतलब होता है घर वापसी, वापस आए रहे हो, बैक भी वापस कोई बताता है। ट्रेजिडी हमेशा टेरिबल ही होती है, ऐसी कोई ट्रेजिडी नहीं है जिसमें आपको मज़ा आए, ऐसी ही होगी जो आपको डराएगी, जो परेशान करेगी। फंडामेंटल्स भी बेसिक ही होते हैं, आधार ही होता है। मेमोरीज पास्ट की होती हैं तो पास्ट मेमोरी के आगे पास्ट ना लगाएं। आउटकम वही होता है जो फाइनल हो, जो फाइनल नहीं है वो आउटकम नहीं है, तो आउटकम के आगे फाइनल लगाने की ज़रूरत नहीं है। सरप्राइज़ भी वही है जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो बता दिया आपको फिर काहे का सरप्राइज़ है, तो सरप्राइज़ के आगे अनएक्सपेक्टेड ना लगाएं। तो ये जो आप गहरे काले में देख रहे हो ये सब रिडंडेंट वर्ड्स हैं, इनको हमेशा याद रखें, दिखे तो आप इनको रिमूव करें, ठीक है ना। चलो आज के क्विज़ में यूज़ होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। कह रहे टेररिज्म मे नॉट इवन रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशंस एज इंडिविजुअल्स with sufficient motivation and skills can carry out such attacks and remain under radar
लाइक द ड्रोन्स दे यूज़। कह रहे टेररिज्म जो है ना, ज़रूरत नहीं है टेररिज्म की भी, जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो है ना, टेररिज्म को ज़रूरत भी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन होती है पूरी संस्था। तो अब लश्कर तैयबा तालिबान की ज़रूरत नहीं है आजकल आतंकवाद को, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं आपके मेरे जैसे लोग हैं जिनके पास सफिशिएंट मोटिवेशन है, जिनके पास पर्याप्त रूप से कोई कारण है और जिनके पास स्किल्स भी है, जिनके पास तकनीक भी है, कह रहे वो कैरी आउट कर सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं ऐसे अटैक्स को, और वो बने रह सकते हैं रेडार के नीचे, बने रह सकते हैं अनडिटेक्टेड, जैसे कि उन्हीं ड्रोन्स की तरह जिनको वो यूज़ करते हैं। तो कह रहा है आजकल कोई बड़ी संस्था नहीं बनानी है आपको आतंकवादी बनने के लिए, आप खुद ही आतंकवादी हो। अगर आपके मन में कोई चोर है, आप किसी को मारना चाहते हो और आपके पास स्किल्स हैं, तो ऐसा अटैक आप खुद ही प्लान कर लोगे बिना किसी की हेल्प के, और लोगों से, पुलिस की नज़र से बचे भी रहोगे ड्रोन को यूज़ करके। जैसे कि ड्रोन आपका बचा रहता है वैसे ही आप भी बचे रहोगे, लाइक द ड्रोन्स दे यूज़। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं। टेररिज्म की वर्ब है मे नॉट इवन रिक्वायर, इंडिविजुअल्स की वर्ब है कैन कैरी आउट, और इंडिविजुअल्स की वर्ब है कैन रिमेन। समझ गए ना, दो वर्ब्स हैं इंडिविजुअल की, कैन को दूसरी बार हमने एंड कंजंक्शन के बाद रिपीट नहीं किया है। लाइक और एज में फ़र्क आप जानते हैं। अगर लाइक के बाद में आपको क्लोज मिले, अगर आपको क्लोज मिले तो एज को यूज़ करें, अगर आपको ऑब्जेक्ट मिले तो लाइक को यूज़ करें। ये दे यूज़ तो बीच में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला क्लोज है, दैट दे यूज़, ड्रोन्स दैट दे यूज़, लाइक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो है ड्रोन्स, है ना, तो एज की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब आ जाओ ये अंडर से बनने वाली चार अपने पास इडियम्स हैं। अंडर द क्लाउड, अंडर द रेडार, अंडर द वेदर या अंडर द कोश। अंडर क्लाउड का मतलब होता है, इडियम और फ्रेजेस में आपको करवा चुका हूँ मैं ना, अंडर सस्पिशन, ठीक है, आप डाउट्स या शक के घेरे में हो तो अंडर अ क्लाउड हो। अंडर द रेडार का मतलब क्या होता है, रेडार के नीचे हो आप, रेडार के ऊपर नहीं आए, रेडार आपको पकड़ नहीं पाया, टू रिमेन अनडिटेक्टेड, ठीक है, टू रिमेन अनडिटेक्टेड। अंडर द वेदर का मतलब है आप बीमार हो, टू बी सिक, ठीक है, और अंडर द कोश मतलब कोड़े के नीचे हो, टू बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। कोश क्या होता है, अंग्रेज़ों का हंटर है एक, इसमें एक जो है ना लकड़ी भी होती है और एक उसके आगे जो है हंटर भी लगा होता है ना, चाबुक। तो ये अंडर द कोश हो तो आप बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, चाबुक पे चाबुक पड़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो ये अंडर से बनने वाली चार इडियम्स हैं, एक साथ रखो दिमाग के एक ही कोने में। कह रहा द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोलिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी दैट कैन बी वेपनाइज्ड such as the Wassenaar Arrangement and Missile Technology Controls Regime is also largely useless in emerging scenario। अब बता रहा है जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो कितनी यूजलेस है इसे जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी के सामने। कह रहा है एग्जिस्ट में जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है ना हमारे पास, जो अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है कंट्रोल करने के लिए प्रोलिफरेशन को, प्रोलिफरेशन क्या होता है, ग्रोथ है ना, जो आगे जो है विकास, और किसका, टेक्नोलॉजी का। कह रहे जो कि वेपनाइज की जा सकती है, जिसको वेपन बनाया जा सकता है, जिसको हथियार बनाया जा सकता है। कह रहे जैसे कि ये फ्रेमवर्क का नाम है वैसनियर अरेंजमेंट और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। कह रहा है ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये भी लार्जली यूजलेस है इस इमर्ज होते हुए सिनेरियो में, इस आगे से आगे उभरती हुई सिचुएशन में। तो हमारे पास एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है जिसमें हम क्या करते हैं, कम से कम वेपन बनाएं, ऐसी हम जो है आपस में करार करती हैं कंट्रीज़। लेकिन ड्रोन जो है वो इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि इस फ्रेमवर्क के अंडर में भी नहीं आती। कोई भी इंसान घर बैठ करके ड्रोन बना सकता है और टेररिज्म को फैला सकता है। फ्रेमवर्क की वर्ब है इज़, दैट की वर्ब है कैन बी वेपनाइज्ड, टेक्नोलॉजी के लिए आया दैट, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। वेपनाइज करना मतलब वेपन बनाना, वेपन मतलब हथियार, किसी चीज़ को हथियार की तरह यूज़ करना वेपनाइज करना होता है। और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं है, चलो आगे बढ़े। कह स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया हैव sought to deal with terrorism with a combination of stringent laws, invasive surveillance, harsher policing and offensives against other countries that support terrorist groups। अब कह रहा स्टेट्स जो हैं, देश जो हैं, दुनिया के जो कंट्रीज़ जो हैं जिसमें शामिल है इंडिया। कह रहे इन स्टेट्स ने सॉर्ट किया है, इन स्टेट्स ने कोशिश की है, सॉर्ट करना सीक की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है यहाँ पे हैव सॉर्ट। ये सीक कर रहे हैं कि डील विद करें, सामना करें, निपटें टेररिज्म के साथ, आतंकवाद के साथ। और कैसे, एक कॉम्बिनेशन के जरिए, एक जुगलबंदी के जरिए। और कॉम्बिनेशन किस किस का है भाई, पहला तो है स्ट्रिंजेंट लॉज का, कड़े कानूनों का। दूसरा है इन्वेजिव सर्वेलेंस का, इतनी ज़्यादा देख रेख का, सर्वेलेंस का जो इन्वेसिव है, जो हमारी प्राइवेसी में भी घुस सकती है। सरकार हमारे मैसेज भी पढ़ती है कि हम में से कोई टेररिस्ट ना हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हैं लॉज का और सर्वेलेंस का। और हार्शर पॉलिसिंग का, बहुत ही हार्श कानून भी बना रही है सरकार, है ना। और ऑफेंसिव्स का, अटैक्स का,
ऐसी कंट्रीज़ के खिलाफ, अदर कंट्रीज़ के खिलाफ जो सपोर्ट करती है आतंकवादी संगठनों को, टेररिस्ट ग्रुप्स को। तो कह रहा है ऐसे दुनिया भर की सरकारें जो हैं अभी तक टेररिज्म का सामना करती आ रही हैं, कड़े लॉज बनाती हैं, बहुत ज़्यादा सर्विलेंस करती हैं, हमारे मैसेज पढ़ती है, बहुत अच्छी पॉलिसिंग करती हैं, पुलिस वालों को बहुत मजबूत बनाया हुआ है, और दूसरी कंट्रीज़ के सामने जो है उनको अटैक भी कर देती हैं कोई अगर टेररिस्ट हमला उनके ऊपर करे। स्टेट्स की वर्ब है हैव सॉट, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अदर कंट्रीज़ के लिए आया है, वो वाली कंट्रीज जो सपोर्ट करती है ना, दैट की वर्ब है सपोर्ट। ऑफेंसिव का मतलब होता है हमला। स्ट्रिंजेंट बहुत कड़ा होता है, बहुत हार्श होता है। इन्वेसिव मतलब जो अंदर घुसाए, इंट्रूसिव हो, मेडलिंग हो, आपके अंदर ना घुसाने वाला हो। डील विद, ये देख लेना, डील विद, कंटेंड विद, ग्रैपल विद, कोप अप विद और टैकल विद, ये सब सिनोनिम है एक दूसरे के। गलती क्या है, कोप के साथ में अप मत लगाना और टैकल के साथ में विद मत लगाना, ठीक है ना। डील विद, कंटेंड विद, ग्रैपल विद, कोप विद और टैकल, ये सब एक दूसरे के एक्चुअल में सिनोनिम्स हैं। कह रहे दिस अप्रोच हैज़ ओनली हैड लिमिटेड सक्सेस in ensuring peace everywhere, anywhere, while the human and material cost have been high। कह रहा है ये जो अप्रोच है ना, इसने रखी हैं अपने पास हैज़ ओनली हैड, हैज़ हैड, हैव हैड और हैड हैड, आप जानते हो क्या स्ट्रक्चर है, कई बार हम कर चुके हैं। कह रहा है ये वाली अप्रोच जो है ये अपने पास रखती आई है लिमिटेड सक्सेस को, जो है लिमिटेड सी कामयाबी को, इंश्योर करने में पीस को कहीं पे भी, एनीवेयर। कह रहे जबकि जो ह्यूमन और मटेरियल कॉस्ट है इसकी बहुत ज़्यादा हाई रही है, जान और माल का नुकसान इस अप्रोच में बहुत होता है। आप ज़रूर टेररिज्म को रोक देते हो लेकिन खर्चा भी बहुत करते हो और आपके सिपाही भी बहुत सारे सीमा पे मारे जाते हैं। अप्रोच की वर्ब है हैज़ ओनली हैड, कोस्ट की वर्ब है हैव बीन हाई, है ना, हैव बीन इसकी वर्ब है। इंश्योर करना मतलब किसी चीज़ की श्योरिटी देना, किसी चीज़ को पक्का बनाना। कह रहा द एक्सपोनेंशियल प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज and AI, artificial intelligence, vertically and horizontally, will make the task of combating terror even more challenging। कह रहे जो एक्सपोनेंशियल प्रोलिफरेशन है, प्रोलिफरेशन होता है ग्रोथ या इंक्रीज, आप देख चुके इस वर्ड को। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है तेज़ी से, रैपिडली। कह रहे तेज़ी से जो इंक्रीज है, जो विकास है, जो बढ़त है नई टेक्नोलॉजियों की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। कह रहा है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से, ये मैं बता दूंगा आपको क्या होता है अभी, है ना। कह रहा है दोनों ही तरीके से, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। कह रहा है ये प्रोलिफरेशन जो है बना देगा टास्क को, इस काम को जो है कॉम्बैट करने का, लड़ने का, टेरर से, आतंकवाद से, यहाँ तक कि और भी ज़्यादा चुनौती भरा, चैलेंजिंग। समझ गए ना। तो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, सरकारों को समझ ही नहीं आ रहा है आतंकवादियों को कैसे निपटा जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी वो लेकर के हम पे हमला करते हैं। प्रोलिफरेशन की वो होगी विल मेक। एक्सपोनेंशियल मैंने आपको बता दिया। देखो आपको एक्सपोनेंशियल मैथ्स में भी यूज़ करते हो आप, है ना। आप जो पावर लगाते हो ना, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, जब कोई चीज़ पावर्स में बढ़ती है तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उसी को एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ भी बोलते हैं ना। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो ये इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है। देखो वैसे वर्टिकली का मतलब होता है ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, समझ रहे हो आप, लेफ़्ट टू राइट। वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे। जब नई टेक्नोलॉजी वर्टिकली डेवलप होती है, इसका मतलब क्या है, आप उस टेक्नोलॉजी के अंदर बेहतरी कर रहे हो। पहले आपने छोटा सा बम बनाया, अब आपने उस बम का एक बहुत बड़ा फॉर्म बना दिया। पहले हाइड्रोजन बम था, अब न्यूक्लियर बम है, ऐसा समझ लो। और हॉरिजॉन्टली मतलब क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी बनी हुई है उसी के अंदर आप इंप्रूवमेंट ला रहे हो। आपने एक ही बम बनाया, अब उसी की आप जो है रेंज को बढ़ा रहे हो, उसी की मारक क्षमता को बढ़ा रहे हो। तो हॉरिजॉन्टल जो है ये होता है, ये वाला, है ना, उसी लेवल के ऊपर आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो। और वर्टिकली में 1 लेवल 2 लेवल ऊपर आते हो, नई चीज़ों का ईजाद करते हो। कह रहा है जम्मू ड्रोन अटैक Indian authorities reportedly suspect was carried out by the Lashkar-e-Taiba, which is patronized by Pakistan। कह रहे जम्मू का जो ड्रोन अटैक है, जिसको इंडियन अथॉरिटीज़ कथित तौर पे सस्पेक्ट करती हैं मतलब उस पर जिसको शक है इनको। कह रहे ये जो है अटैक इंडियन अथॉरिटीज़ के शक के हिसाब से कैरिड आउट था, अंजाम दिया गया था LET के द्वारा, जो कि पैटर्नाइज होती है पाकिस्तान के द्वारा। पैटर्नाइज करना आप जान गए होंगे, किसी को सपोर्ट करना, प्रमोट करना फाइनेंशियली और आइडियोलॉजिकली। तो कह रहा है यही मानती है इंडियन अथॉरिटीज़, पाकिस्तान के द्वारा सपोर्टेड जो LET है उसी ने ड्रोन हमला कश्मीर में, जम्मू में किया है। समझ गए। अटैक की वर्ब है वॉज कैरिड आउट, पैसिव वॉइस में। कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना। इंडियन अथॉरिटीज़ की वर्ब है सस्पेक्ट, ये एक पूरा रिलेटिव क्लोज है, बीच में दैट लगा हुआ है। ड्रोन अटैक दैट इंडियन अथॉरिटीज सस्पेक्ट, समझ गए ना, दैट को हम जो रिमूव कर देते हैं बीच में से। विच की वर्ब है इज पैट्रोनाइज्ड, अगेन पैसिव वॉइस में। आगे करें द सेम ग्रुप वॉज बिहाइंड द 2008 मुंबई टेरर अटैक इन विच परपेट्रेटर्स केम बाय बोट्स फ्रॉम पाकिस्तान।
कह रहा है ऐसा ही जो ग्रुप है, यही जो ग्रुप एलिटी, ये बिहाइंड था, पीछे था 2008 के ताज के हमलों में, जिसमें जो परपेट्रेटर्स हैं, जो रॉन्ग डूअर्स हैं, जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, जो गुनहगार हैं, वो केम हुए थे, आए थे नावों के जरिए पाकिस्तान से। तो यही एलिटी है, 2008 में भी इसने किया था और 2021 में भी यही वाला जो है एलिटी अटैक कर रहा है। ग्रुप की वर्ब है वॉज, परपेट्रेटर आप देख लेना, अपराधी को, गुनहगार को बोलते हैं, इसकी वर्ब होगी केम। कह रहा इंडिया हैज़ ट्राइड टू पनिश पाकिस्तान फॉर इट्स सपोर्ट टू टेरर ग्रुप्स इन रिसेंट ईयर्स विच हैज़ शोन सम सक्सेस। कह रहा इंडिया ने ट्राई की है, कोशिश की है पनिश करने की पाकिस्तान को, इसके सपोर्ट के लिए, इसके बढ़ावे के लिए आतंकवादी संगठनों को, दहशतगर्दों को हाल के कुछ सालों में। कह रहा जिसने शो भी किया है कुछ सक्सेस को, जिसने दिखाया भी है थोड़ी कामयाबी को। समझ गए? इंडिया की वर्ब है हैज़ ट्राइड, विच की वर्ब है हैज़ शोन। ध्यान रखना यहाँ पे जो विच है इस पूरे क्लोज के लिए आया है। आपको हु, विच, दैट, हुम, हुज और वट सब पढ़ा चुका हूँ मैं रिलेटिव प्रोनाउंस अपनी बेसिक ग्रामर की सीरीज़ में। विच का एक एक्सक्लूसिव यूज़ होता है जब आप पूरा क्लोज उसका एंटीसीडेंट बनाना चाहो। ये विच आया पूरे क्लोज के लिए। इंडिया ने पाकिस्तान को जो है पनिश किया है और इस बात ने थोड़ी सी सक्सेस को हमें दिखाया है, इस पूरे काम से हमें थोड़ी सी कामयाबी मिली है ना। विच कह द एंट्री ऑफ ड्रोन्स कॉल्स फॉर अ मोर कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स टू टेररिज्म। अब कह रहा है जो एंट्री आ गई है ना ड्रोन्स की, जैसे फिल्म में हीरो एंट्री मारता है वैसे जो एंट्री ड्रोन्स ने मारी है, कह रहा है ये जो एंट्री है कॉल फॉर करती है, डिमांड करती है एक और ज़्यादा पेचीदा रिस्पॉन्स को टेररिज्म के सामने। अब मिसाइलों से काम नहीं चलेगा, अब हमें चाहिए ड्रोन्स को काउंटर करने वाले डिफेंस इक्विपमेंट, है ना। एंट्री की वर्ब है कॉल फॉर। कॉल फॉर आप जानते हैं, कॉल फॉर किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की डिमांड करना, कॉल अपॉन किसी एनिमेट इंसान की डिमांड करना, है ना। कॉल अपॉन इंसान के लिए, कॉल फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिमांड करना। कह द टेरर ग्रुप्स डू कैपिटलाइज ऑन स्टेट पैट्रोनेज बट टेक्नोलॉजी टू इज इनेबलिंग देम टू बी ऑटोनॉमस इन एन अनप्रेसिडेंटेड फैशंस। कह रहे जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं, वो ज़रूर ही कैपिटलाइज करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। कैपिटलाइज करना मतलब किसी चीज़ का बेनिफिट उठाना, और किस पे? स्टेट पैट्रोनेज का, सरकारों के बढ़ावा देने का, पैटर्न बनने का। कह रहे लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो भी इनेबल कर रही है उनको होने में, और क्या टू बी क्या होना है? ऑटोनॉमस, बिल्कुल स्वतंत्र, आज़ाद, है ना। और किस में? एक अनप्रेसिडेंटेड फैशन में, एक ऐसे फैशन में, एक ऐसे तरीके में जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो आज तक हमने देखा नहीं है। तो कह रहे ज़रूर ही सरकारों से टेरर ग्रुप्स को फ़ायदा मिलता है, लेकिन अब वो बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो इतने ऑटोनॉमस हो रहे हैं, अब उनको सरकारों की ज़रूरत भी जो है नहीं पड़ेगी, एक अनप्रेसिडेंटेड वे के अंदर, जो आज तक कभी हुआ नहीं, है ना। टेरर ग्रुप्स की वर्ब है डू कैपिटलाइज। यहाँ पे हमने डू को बाहर निकाला है कैपिटलाइज वर्ब पे जोर देने के लिए। हम यहाँ पे कैपिटलाइज भी लिख सकते थे बिना डू के, सिर्फ वर्ब पे जोर देने के लिए एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब को हमने अलग से लिखा है। कैपिटलाइज का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, बैंक ऑन करना, इसका एक सिनोनिम है इस जो है वर्ड का। बैंक ऑन एक फ्रेजल वर्ब होती है। पैट्रोनेज आप समझ गए होंगे, सपोर्ट। टेक्नोलॉजी की वर्ब है इज़ इनेबलिंग, इनेबल करना मतलब पावर देना, किसी को सशक्त बनाना। ऑटोनॉमस मतलब आज़ाद, इंडिपेंडेंट। अनप्रेसिडेंटेड जिसका कोई प्रेसिडेंट ना हो, जिसकी कोई मिसाल ना हो, है ना। अभूतपूर्व बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड को। कह रहे फ्रॉम टर्निंग पैसेंजर प्लेन्स इनटू मिसाइल्स इन 2001 टेररिज्म हैज़ कम अ लॉन्ग वे एंड वन कैन नॉट फोरसी वेयर इट विल गो नेक्स्ट। अब यही बता रहा है टेक्नोलॉजी कहाँ तक आगे जा रही है। कह रहे फ्रॉम यहाँ से लेकर के, कहाँ से भाई? टर्न करने से पैसेंजर प्लेन्स को मिसाइल्स में, पैसेंजर प्लेन की मिसाइल बना दी 2001 में और WTC में घुसा दिया अमेरिका के। कह रहे यहाँ से लेकर के टेररिज्म जो है ना, वो एक बहुत लंबे रास्ते आगे आ गया है, हैज़ कम ए लॉन्ग वे। और कोई भी इंसान अब फोर्स ही नहीं कर सकता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कहाँ पे ये जाएगा नेक्स्ट और आगे। समझ रहे हो ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। अब हमें पता नहीं है अगले 10 साल बाद आतंकवादी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके लोगों को मारेंगे। टेररिज्म की वर्ब है हैज़ कम, वन की वर्ब है कैन नॉट फोरसी, इट की वर्ब है विल गो। फॉर सी मतलब पहले से सी करना, फॉर मतलब पहले से, सी मतलब देखना, भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट करना, फोरटेल करना, प्रोफेसी करना, सबके सब फॉर सी के सिनोनिम्स हैं। कह रहा इन्हांस्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कंसेंसस ऑन द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज आर रिक्वायर्ड टू डील विद द चैलेंज। अब यही बता रहा है, कह रहा है बढ़ा हुआ इन्हांस्ड अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और जो कंसेंसस है, जो एक आम सहमति है ना, सब देशों को जो है आपस में अग्री होना पड़ेगा, कंसेंसस लानी पड़ेगी। कह रहे ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, और किस पे? डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट पे टेक्नोलॉजीज़ के, कौन सी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है और कितना डिप्लॉय करना है। कह रहे ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, बहुत ज़रूरी हैं डील विद करने के लिए, कंटेंट विद करने के लिए, टैकल करने के लिए इस चुनौती को, चैलेंज को।
समझ गए? इन दोनों की वर्ब होगी कंसेंसस कोऑपरेशन की आर रिक्वायर्ड। कह रहे इंडिया कैन एंड मस्ट टेक एन एक्टिव रोल इन द प्रोसेस। इंडिया को करना ही चाहिए और मस्ट करना ही चाहिए, है ना? इंडिया कर भी सकता है और करना ही चाहिए। और क्या लेना चाहिए? इसको लेना चाहिए एक एक्टिव रोल को इस पूरी प्रोसेस में, इसका एक हिस्सेदार बनना चाहिए। चलिए, ज़्यादा मुश्किल आर्टिकल था नहीं, है ना? और थोड़ा बहुत लगा होगा तो आपको ईजी बन गया होगा आपके लिए, है ना? ये आपका क्लोज टेस्ट है। जो बताया अभी सारे कॉन्सेप्ट वही लगाने हैं। राइज रेज वाला लगाना है यहाँ पे, फैटेलिटी कैजुअलिटी के बीच का डिफरेंस, यहाँ पे एरर ऑफ रिडंडेंसी, कहाँ पे फ्यूचर लगेगा कहाँ पे पास्ट लगेगा, ये डील विद टैकल कोप अप ये क्या होता है, यहाँ पे इसको यूज़ करना है। और लास्ट में अगेन राइज और राइज वाला आपका क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है, पूरे मन से पूरी नीयत के साथ इस क्लोज टेस्ट को करोगे 5 में से 4 नंबर मिलेंगे, अगर वीडियो में सोए नहीं थे, है ना? अगर आपने पूरे मन से वीडियो को देखा है तो। सब लोग कोशिश करें, 5 क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा फर्स्ट कमेंट में। एक्सप्लेनेशन भी डाल देता हूँ आज, है ना? हर क्वेश्चन की आपको थोड़ी सी हिंट भी मिल जाएगी। ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ठीक है? 3 सेंटेंस में आंसर करना है। मेरा आंसर भी आपको मिलेगा फर्स्ट कमेंट में, मैं भी लिखता हूँ आपके साथ। अब तो लिखना शुरू कर दो। दूसरा, SBI क्लर्क का आपका एग्ज़ाम आ गया है। अब आपको 10 दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और जितना हो सके मॉक टेस्ट को दें, है ना? इंग्लिश के लिए तो खास करके। अगर आप मेंबर हैं तो आपको ऑलरेडी ये सारे मॉक टेस्ट जो हैं 59 आपको मिल जाएंगे आपकी मेंबर ओनली प्लेलिस्ट में, चैनल के होम पेज पे रखी है। ऑल बैंक एग्जाम्स क्लरिकल प्लस पीओ जरूर से चला करके देखें। ये 10 दिन बहुत क्रूशियल हैं। जितना हो सके आप इन वीडियोस में क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर मेरी एक्सप्लेनेशन को सीखें जैसे मैं आपको करवाता हूँ। अगर मेंबर आप अभी तक नहीं हैं, आप बनना चाहते हैं, तो छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दे करके 20-50 रुपये दे करके ज्वाइन बटन पर प्रेस करके कोई भी मेंबर बन सकता है ना? इस वीडियो में आपको समझाया भी हुआ है कैसे आपको मेंबरशिप मिलती है। इस वीडियो को चला के देख लेना। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग आउट।